नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय चौहान और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोसोलॉजी टॉपिक के बारे में। पोसोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं देखिए, किसी भी चीज़ को, मैं किसी भी लेक्चर को इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूँ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर वेटेज ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कम है तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और ज़्यादा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस बेसिस पर मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ। अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। दिस टॉपिक इज़ मेनली इंपॉर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। यहाँ से मैं पेन चूज कर लेता हूँ। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सवाल बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके शॉर्ट नोट बना लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में जो है परेशानी ना हो, मदद मिले आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये वर्ड जो लिखा हुआ है सामने, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। पोसोलॉजी। पोसोलॉजी बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है दैट इज एसोसिएटेड विथ डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन, ठीक है। पोसोलॉजी का सिंपली साइंस के टर्म्स में मतलब है किसी भी ड्रग का डोज कैलकुलेट करना। अब देखिए, आप कहोगे सर डोज की कैलकुलेशन क्यों जरूरत पड़ी। अब मान लीजिए कि मैं हूं एक 25-30 साल या 35 साल 40 साल रेंज, तो उसका डोज कैलकुलेशन अलग है। एक बच्चा है, पीडियाट्रिक पेशेंट है, उसका डोज कैलकुलेशन अलग होगा। एक बूढ़ा बुजुर्ग है, उसका डोज कैलकुलेशन अलग होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, उनके अंदर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ पूरा प्रॉपर, उसके वाइटल ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो उनको इसी सबसे, यानी कि डोज एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिक पेशेंट और जेरियाट्रिक पेशेंट में होती है। यंगस्टर्स के लिए, हमारे आपके जैसे के लोगों के लिए डोज कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस योर एनी वाइटल सिस्टम और एनी बॉडी ऑर्गन इज कंप्रोमाइज्ड। सिंपल सी बात है। तो डोज कैलकुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, थोड़ा सा एक आइडिया मैंने आपको दिया उसके बारे में। अब देखिए, जैसे टैबलेट है, एक सेकंड ज़रा, टैबलेट है, तो टैबलेट तो अपने आप में खुद यूनिट डोसेज फॉर्म है, यूनिट डोसेज फॉर्म, ठीक। अब यहाँ यूनिट वर्ड क्यों लिखा गया है, आप बताइए कि यूनिट वर्ड क्यों टैबलेट के साथ यूज किया जाता है। स्ट्रिप से हमने निकाला, उसको खा लिया, लेकिन यहाँ देखिए इसमें लिखा रहता है कि टी स्पून। किसी के घर का चम्मच 2 ml का, किसी के घर का चम्मच का 5 ml, कोई चमचा यूज कर रहा है, कोई सीधे बॉटल उठा के गटक जा रहा है थम्स अप की तरह, ये प्यास है बड़ी। तो सबका ये सारी चीज़ें जो है, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। देख रहे हो आप कितना है। अब अगर ये टीस्पून, कुछ में कैप लगा होता है सिरप के ऊपर, यहाँ 2 ml 2.5 ml ऐसे इस तरीके से मार्किंग होती है। कहने का मतलब, इस तरीके के डोसेस फॉर्म में डोज इनएक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है, डोज इनएक्यूरेसी, ठीक है, डोज इनएक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है। ये बात समझना पड़ेगा, यानी कि इसीलिए हमको डोज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, ताकि ये चीज़ जो है आपके नोट में भी काम आ जाए। फटाफट मिटा देते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं समय। चलिए, अगर आप जीपैट देने जा रहे हैं, जीपैट के कैंडिडेट हैं, तो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं कि यंग्स फार्मूला क्या है, डिलिंग्स फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें। डीआई वगैरह में बहुत ज़्यादा इससे सवाल नहीं पूछा जाता है, इसलिए अगर आप डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक पर समय ज़्यादा वेस्ट ना करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। अब देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, अगर हम पोसोलॉजी पढ़ते हैं तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या हमें चीज़ पढ़ना चाहिए। देखिए, पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा क्या होने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोसोलॉजी। हमें पोसोलॉजी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पोसोलॉजी है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया दे दिया। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से इतना ही सफिशिएंट, आपको सेमेस्टर एग्जाम में नहीं दिख रहा है कि दुनिया भर की बातें, बकवास चीज़ें लिखी जा रही हैं। आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो टू दी पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज सिलेक्शन,
किस फैक्टर्स के बेसिस पे डोज कैलकुलेट करते हैं? बच्चा है तो उसके में क्या फैक्टर देखा जाता है? आप देखते हो डॉक्टर जब क्या जाते हैं, छोटा बच्चा रहता है, डॉक्टर उसको वेइंग बैलेंस पे रख के वेइ करता है, उसका वेट देता है, कितने केजी का बच्चा उस हिसाब से डोज देता है। हम लोग जाते हैं तो हम लोग को एडल्ट के हिसाब से डोज देता है कि अच्छा इतने केजी का है तो इतना होगा। BMI इंडेक्स चेक करता है, वो वेट चेक करता है हमारा। तो क्यों चेक करता है? ताकि वो डोज फिक्स कर सके, कैलकुलेट कर सके, ठीक है। और कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे डोज कैलकुलेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये समझदारी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एक दो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जीपैट के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट, लेकिन फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए क्या फार्मासिस्ट का दे रहे हैं, DI का दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि किसका कर रहे हैं। अब जरा आते हैं हम लोग यहाँ पर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पोसोलॉजी? पोसोलॉजी है क्या? मैंने सिंपली बताया, साइंस की वो ब्रांच जो डोज कैलकुलेशन से डील करती है, यानी कि डोज कैलकुलेशन ऑफ डोसेज फॉर्म से डील करती है। क्यों डोज कैलकुलेशन करना है? ताकि एक्यूरेट डोसिंग हो, एक्यूरेट डोसिंग, ठीक है। और एक्यूरेट डोसिंग क्यों? ताकि मिनिमम लेवल जितना चाहिए वो अचीव हो और साइड इफेक्ट भी ना हो। तो इस तरीके से कुछ आपने एक विंडो पढ़ा होगा, इस तरीके से मिनिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है। ये मिनिमम कंसंट्रेशन, सॉरी मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच जो रहता है उसको बोलते हैं थेरापेटिक। एक सेकंड, इन दोनों के बीच जो रहता है, इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं थेरापेटिक विंडो। ठीक है, यानी कि एक दवा जो है इतना तो मिनिमम लेवल होना ही चाहिए, मैक्सिमम कहाँ तक अचीव करनी चाहिए, फिर उसके बाद वो डिक्लाइन होती है। लेकिन अगर वो मैक्सिमम से ऊपर चली गई, अगर मान लो यहाँ चली गई, तब वो साइड इफेक्ट कॉज करने लगेगी। और अगर वो सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन रह गई, तब वो असर नहीं करेगी। यानी कि डोज किस लिए फिक्स होती है? कम डोज भी नहीं देना है कि असर ना करे, ज़्यादा भी डोज ना हो जाए कि साइड इफेक्ट हो जाए। एक ऑप्टिमम लेवल यानी कि थेरापेटिक रेंज में होना चाहिए, ताकि साइड इफेक्ट वगैरह जो है कम हो। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब जरा हम लोग समझते हैं कि एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो डोज कैलकुलेशन से, यानी कि जब भी पोसोलॉजी आए तो डोज कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना, डोसेस ऑफ ड्रग्स, ये टर्मिनोलॉजी पकड़नी है बस। इससे ज़्यादा पोसोलॉजी में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा परेशान मत होइए कि सर ये है वो है, दुनिया भर कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा परेशान होगी जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज कैलकुलेशन, तो कौन कौन से फैक्टर आते हैं? देखो एज का फैक्टर तो होता ही है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों में उनका सिस्टम डेवलप नहीं है, न्यूनेट्स हैं, इन्फेंट है, चिल्ड्रेन है। आप मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप इस पर रिसर्च करिए कि कब न्यूनेट्स बोलते हैं, कब इन्फेंट बोलते हैं, कब चिल्ड्रेन बोलते हैं। ये सवाल आपको दे रहा हूं मैं, इसको करना है आपको। न्यूनेट्स कितने वीक के, कितने साल के बच्चों को बोलते हैं? इन्फेंट कितने ईयर्स के बच्चे को बोलते हैं? लेस देन 1 ईयर होता है या मंथ होता है, क्या होता है एग्जैक्टली? क्या न्यूनेट्स 4 वीक से कम वाले को न्यूनेट्स बोलते हैं? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आपको बता नहीं रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि न्यूनेट्स, क्योंकि यहाँ से सवाल बन जाता है फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में। अ न्यूनेट्स इज हैविंग द एज ऑफ लेस देन 4 वीक्स, ऐसे करके स्टेटमेंट दे देगा, वहीं चक्कर खा के गिर जाओगे। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा गूगल कर लेना, समझ में आ जाएगा। पेडियाट्रिक पेशेंट, जेरियाट्रिक पेशेंट। पेडियाट्रिक का मतलब बच्चे, ये सारी कैटेगरी, और जेरियाट्रिक का मतलब बूढ़े बुजुर्ग यानी ओल्ड पेशेंट। ओल्ड पेशेंट में वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग डिमिनिश्ड हो चुकी है, पेडियाट्रिक पेशेंट में डेवलप नहीं हुई है। तो इन दोनों में थोड़ा सा हमें डोज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा बॉडी वेट, आप देखते हो जब ऐसे ही बच्चे को ले जाते हैं तो डॉक्टर वेइंग बैलेंस पे रखता है, उसको वेइ करता है कितने किलो का बच्चा है, ठीक है। उस हिसाब से अंडर वेट तो नहीं है, स्टंटिंग वगैरह फिनोमिना तो नहीं है, क्या है ये सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लियरेंस। क्लियरेंस क्यों? क्योंकि ये बॉडी वेट क्या करता है, फैट से एसोसिएटेड होता है। ये फैट या एडिपोज टिश्यू,
यानी कि जो फैट कंटेंट होता है आपकी बॉडी में ना, फैट कंटेंट आपकी क्लियरेंस मैकेनिज्म, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ को अफेक्ट करता है। एक मोटे आदमी में, मोटापे में और एक नॉर्मल बंदे में, दोनों के मेटाबॉलिज्म में, दोनों को डोज कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाएगा। सेम एज ग्रुप का बंदा हो सकता है ओवरवेटेड हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कोई चीज़ मोटा है, बड़ा सा आदमी है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो सरफेस एरिया के बेसिस पे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया प्लाज्मा वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को, सरफेस एरिया GFR जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आप बताएंगे ये GFR कितना होता है, क्या 120 ml पर मिनट होता है? ये सवाल आपका जीपैट का पूछा जाता है। जीपैट इंपॉर्टेंट है, ये इसको देख लेना है। 120, आप कहोगे सर गुरुजी बताते नहीं, इतना कन्फ्यूजन क्यों रखते हो? भाई बता ही तो रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको भी तो कुछ सर्च करना पड़ेगा। 120 ml पर मिनट, क्या यही GFR होता है या कुछ डेटा अलग है? आप चेक करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब ज़रा नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, सेक्स। अब उसमें मेल है फीमेल है। देखिए कहते हैं ना कि फीमेल्स बहुत इमोशनल होती हैं, तो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं ना, उसका भी इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। रेस, अफ्रीकन कंट्रीज के जो लोग हैं, जैसे हम इंडियंस हैं, यूरोपियन कंट्रीज के हैं, तो रेशियल फिनोमिना भी उस पर चेंज करता है उसके, क्योंकि जेनेटिक अल्टरेशन होते हैं और वो जेनेटिक अल्टरेशन इम्पैक्ट करते हैं डोज में भी और दवाओं के असर में भी, ठीक है। ब्लैक का जनरली देखा जाता है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट उनका होता है, ठीक है। डिसीज कंडीशन, अब सोच के देखिए कि कोई पेशेंट बीमार है, उसको रीनल प्रॉब्लम है, रीनल डिसफंक्शनिंग है, किडनी उसकी फेल हो चुकी है, तो कैसे वो सारी चीज़ें, वो जो एग्जैक्ट क्या डोज फॉर्म होगा, जो डोजेस नॉर्मल पेशेंट को दिया जाएगा, क्या रीनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को भी दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, उसको उस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। या तो दूसरी डोजेस दी जाएगी, डोज को एडजस्ट किया जाएगा, या दूसरी दवा दी जाएगी, ठीक है। आप पढ़ते होगे, जब फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो रीनल पेशेंट में नहीं दिया जाता इसको, ये दवा को रीनल पेशेंट में दे सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंस लिखा रहता है, रीनल कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ये जो डिसीज़ कंडीशन, जैसे ब्लड फ्लो है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा काम करता है इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। दवा खाई आपने, पूरी बॉडी में कैसे पहुँचेगी दवा, कैसे पूरी बॉडी में पहुँचेगी? ब्लड के थ्रू, तो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म या जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। अब देखो म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज हो जाना आपके जेनेटिक, उसमें सडन चेंज, म्यूटेशन सिंपली। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या करता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मेटाबॉलिज्म को। थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं, इसलिए स्लो बोल रहा हूं मैं, आज उस आग के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सही हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए आपके बॉडी में दो चीज़ें समझने को, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स का मतलब, जैसे मान लो आपने पैरासीटामोल खाया, पैरासीटामोल खाने के बाद बुखार उतर गया, डायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि जैसे दवा ने खाया, आपने दवा खाया और दवा ने बॉडी के ऊपर क्या काम किया, डायनेमिक्स। लेकिन आपने दवा खाया, बॉडी उसके साथ कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेटाबोलाइज कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है, दैट इज काइनेटिक्स। सिंपल सी बात है, डायनेमिक्स और काइनेटिक्स। तो ये मेटाबॉलिज्म जो किसका पार्ट है, फार्माकोकाइनेटिक्स। जब फार्माकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इसमें होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ADME फैक्टर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक दवा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आपने पैरासीटामोल खाया और पैरासीटामोल पूरे बुढ़ापे तक आपके वही पेट में पड़ी रहे, एक्सक्रीट आउट ना हो, तब कैसे? यानी कि किसी चीज़ को एक्सक्रीट आउट होने के लिए, किसी चीज़ के एक्टिव फॉर्म में आने के लिए उसको मेटाबोलाइज होना जरूरी है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कंपाउंड खाया आपने किसी और रूप में, लेकिन बॉडी के अंदर अल्टर हो रहा है, उसका मेटाबोलाइट रिलीज हो रहा है, यानी कि कुछ फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड हो रहे हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप उसको मेटाबोलाइज होने में भी हेल्प कर रहे हैं, उसको एक्सक्रीट आउट होने में भी हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल एक पूछता हूं कि अगर मान लो यूरिन है, अभी देखो इस पॉइंट से लगे हाथ ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा समझ लो, जीपैट में पूछा जाता है। किसी ने पॉइजनिंग का उसको है, अब वो चीज़ उससे एक्सक्रीट आउट करना है यूरिन के थ्रू, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें एक्वस कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप का ऐड करना पड़ेगा जो यूरिन के साथ जो है निकल जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए।
कहने का मतलब कुछ भी हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीट आउट होने के लिए उसको हाइड्रोफिलिक नेचर में आना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन से ज़्यादातर हाइड्रोफिलिक कंटेंट निकलता है, तो उसको हाइड्रोफिलिक फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म के बाद। ठीक है, ये चीज़ तो यानी कि किसी ने अगर पॉइजन ले लिया है, खा लिया है, तो उसको एक्सक्रीट आउट करना होगा। बहुत सारे मेथड होते हैं, रिसस्टिकेशन मेथड होता है, और यूरिन से निकालने के लिए, तो यूरिन से अगर किसी चीज़ को निकालना है, एक्सपेल आउट करना है, तो डेफिनेटली उसकी हाइड्रोफिलिसिटी हमें बढ़ा देनी पड़ेगी, यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, सिंपल सा है। अब जैसे जेनेटिक पॉलीमरिज्म, एक होता है साइटोक्रोम P450, ये भाई साहब, ये जो माइक्रोजोमल एंजाइम है, ये आपके मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। और साइटोक्रोम P450, और क्या साइटोक्रोम फैमिली के कुछ होते हैं क्या, वो आप देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर अल्कोहल लेते हो तो क्या ये साइटोक्रोम की फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी? ज़्यादातर हम कोई चीज़ अल्कोहल लेते हैं तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती, घट जाती है हमारे काम करने की, हमारे फंक्शनिंग की। ठीक है, साइटोक्रोम P450 मेटाबॉलिज्म से ये सारी चीज़ें अफेक्ट करता है। ये थोड़ा सा मैंने एक पिक्चर देने की कोशिश की आसपास, ताकि आप जीपैड ऊपर दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएं आपकी। चलिए अब आगे जरा आते हैं। अब आगे मैंने क्या लिखा हुआ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या रोल है भैया डोसेज में? बिल्कुल है, टैबलेट खाओगे ओरल रूट से अलग, कैप्सूल का डोज अलग होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल। अब आईवी है तो आईवी में कम डोजेज जनरली लगती है और के तुलना में, लेकिन एक्सेप्शन कभी भी एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जनरली यही देखा गया है, जनरल ऑब्जर्वेशन है कि आईवी के रूट में कम डोजेज फॉर्म रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वेस्टेज कम होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होता है टैबलेट की तुलना में। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा ये पैरामीटर, ये टॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी, ये डेफिनेशन पूछ देता है कभी कभी जीपैड में, ये बात आपको समझना पड़ेगा, फार्माकोलॉजी में आ जाता है। इडियोसिंक्रेसी कब कहते हैं? डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, दवा आपने खाया, दवा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि डिक्रीज रिस्पॉन्स हो गया है दवा लगातार खाते रहने के बाद भी। कोई दवा है बहुत दिन से खा रहे हो, खाते 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 टॉलरेंस हो गया उस दवा से, अब वो दवा असर ही नहीं कर रही है, बहुत हायर एंटीबायोटिक चल गई है, वो दवा असर ही नहीं कर रही है। तो ज़्यादातर देखा गया है मॉर्फिन, कैफीन, निकोटीन, एम्फेटामिन, बार्बिचुरेट्स, ये सारी चीज़ें जो लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कबीर सिंह मूवी में क्या दिखाया गया है, मॉर्फिन का रोल दिखाया गया है, सुसु कर देता है शाहिद कपूर। ठीक है, तो मॉर्फिन, ये जितने भी है ना, ये डिपेंडेंसी भी काम करने का काम करते हैं, मॉर्फिन, कैफीन, ये सारी चीज़ें। ओवर स्टिमुलेशन, अब जैसे कैफीन है, ओवर कंजम्पशन कैफीन का करोगे तो ओवर स्टिमुलेट कर देगा आपके सीआरएस सिस्टम को, ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये सारे सिस्टम्स ये टॉलरेंस का कॉज कर देते हैं, यानी कि बहुत देर तक, अगर बहुत दिन तक आप इनको ले रहे, कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके बाद कुछ देर के बाद इनका असर फिर नहीं आपको दिखेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाएगा। पहले जब शुरुआत में आपने खाया तो बहुत तेज़ी से असर कर रहा था, बट अभी समय के साथ साथ डिक्रीज इन रिस्पॉन्स हो गया, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। लेकिन इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू द बॉडी, जेनेटिकली डिटरमाइंड। अगर कोई रिएक्शन जेनेटिकली अफेक्टेड है और बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही, तब इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी जब आ जाए तो वहाँ ये जेनेटिकली एबनॉर्मल रिएक्शन, आपको ये वर्ड याद रखना है। टॉलरेंस में क्या होगा? डिक्रीज रिस्पॉन्स, चाहे डोज से हम कब तक भी लेते रहें, ये सारी चीज़ें। अब जरा आगे देखते हैं। आप कहोगे सर ये टैकीफाइलेक्सिस क्या है? यहाँ भी लिखा हुआ डिक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ वर्ड देखो बहुत बारीकी से देखो, रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, बार बार रेपिटेशन खा रहे हो तो ये टैकीफाइलेक्सिस होगा। लेकिन बहुत दिन तक खा रहे हो तब क्या होगा? ये जो मैंने बताया आपको, ये। चलो अब ज़रा और आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसको यहीं रहने देते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर दिख रहा है, डोज इंटरेक्शन। थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, तबीयत मेरी गड़बड़ है। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन का बहुत रोल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखो, आधे डॉक्टर भले से कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन आधे डॉक्टरों को ड्रग इंटरेक्शन का मसला ही नहीं समझ में आता है। आधे फार्मासिस्टों को ड्रग इंटरेक्शन का मसला ही नहीं समझ में आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बीटा ब्लॉकर्स क्या अस्थमा के पेशेंट में देना चाहिए? बीटा ब्लॉकर्स, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जीपैड का सवाल है, बीटा ब्लॉकर्स अस्थमा में ब्रोंकियल अस्थमा में क्या बीटा ब्लॉकर देना चाहिए? जब अस्थमा होता है
तो प्रॉब्लम आपको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है, ब्रोंकल ट्यूब्स आपके नैरो होने लगती है। तो अब बीटा जहाँ भी रिसेप्टर रहता है रिलैक्स करने का काम करता है, ब्लॉकर दे दोगे यानी कि कंस्ट्रिक्शन करने का काम करेगा। ऑलरेडी ट्यूब आपकी कॉन्स्ट्रिक्टेड है और ये कॉन्स्ट्रिक्शन करने लगेगा तो पेशेंट तो बहुत जल्दी निकल लेगा, इसलिए बीटा ब्लॉकर अस्थमा में नहीं दी जाती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, नहीं दी जाती है, नॉट गिवन। जैसे कैल्शियम कंपाउंड बहुत हम लोग पढ़ते रहते हैं, घिसे पिटे से एग्जाम्पल, कैल्शियम के कंपाउंड चीलेट्स बना लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो ड्रग इंटरेक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लास्ट और फाइनल टॉपिक जहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनता है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन पे मेनली सवाल पूछा जाता था, 3-4 फार्मूले है, उसको रट्टा मारना है और कोई उपाय नहीं है उसका, ठीक है। जैसे पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में बच्चों के लिए डिलिंग फार्मूला है, फ्राइड फार्मूला है, यंग्स फार्मूला है, क्लार्क फार्मूला है, ये अलग अलग फार्मूला है, सरफेस एरिया के बेस पे फार्मूला है, ये सारे अलग अलग फार्मूला हैं। तो डिलिंग फार्मूला में देखो क्या लिखा हुआ है कि डिलिंग फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब कोई चिल्ड्रन 4 से 20 साल का हो, ठीक है, 4 से 20 साल वाले में डिलिंग। तो डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट एज। वहीं फ्राइड फार्मूला में क्या होता है, एज इन मंथ, ये याद रखना है, यहाँ मंथ लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज। गॉट द पॉइंट। यहाँ पर एज इन ईयर डिवाइडेड बाई 20, एज इन मंथ डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डेज। तो ये हो गया डिलिंग्स फार्मूला, ये सारी चीज़ें। अब जरा नेक्स्ट समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, नेक्स्ट देखते हैं यंग्स फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम स्टार मार्क कर लो, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है 0 से लेके 12 साल, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल के बच्चों को, अप टू द 12 ईयर्स, ज़्यादातर यही यूज होता है। जैसे इसमें एज इन ईयर से देखो सेम किसकी तरह, डिलिंग की तरह, लेकिन डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 है, ये चीज़ याद रखना, एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो यंग्स फार्मूला में चूंकि 12 साल के लिए मैक्सिमम ये है तो प्लस 12 है, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डोज ऑफ पैरासीटामोल पीसीएम, पैरासीटामोल फॉर अ चाइल्ड ऑफ 4 ईयर ऑफ एज, एडल्ट डोज इज 500, ठीक है, इस तरीके से सवाल आ जाएंगे। तो सोल्यूशन मैंने थोड़ा सा एक हिंट दे के लिखा हुआ आपको, एज इन ईयर्स इसका 4 साल है, एडल्ट डोज 5 साल है। अब फार्मूला यहाँ पर लगा दो, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो डोज इक्वल टू एज इन ईयर कितना है 4 साल, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज 500 mg। लो जी कैलकुलेशन कर लो, कितना आ गया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। बहुत सिंपल ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन है, इतना ज़्यादा नहीं पूछ देगा कि आप वहीं चक्कर खा के गिर जाओ। अब देखो नेक्स्ट फार्मूला है क्लार्क फार्मूला। क्लार्क फार्मूला एवरेज वेट ऑफ एडल्ट मान के चलता है कि 150 पाउंड है, ये एलबी का मतलब पाउंड या 70 किलो। एक वयस्क जो पुरुष होता है कितना होता है, या महिला सॉरी पुरुष का ही देखा जाए तो कितना ह्यूमन एडल्ट होता है, 70 केजी का। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो या तो एडल्ट वेट पाउंड में दिया है या फिर इसमें दिया है, दोनों में दिया है। तो अगर पाउंड में दिया है तो वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज, या फिर केजी में दिया है तो वेट इन केजी डिवाइडेड बाई 70। अब पाउंड में दे रहे हो तो पाउंड का रेफरेंस कितना होगा, 150 पाउंड एवरेज वेट। अब अगर केजी में दे रहे हो तो केजी का रेफरेंस कितना है, 70 केजी। तो उस हिसाब से ये कर लेंगे कैलकुलेशन। फॉर्मूला बेस्ड ऑन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के ऊपर सरफेस एरिया कितना मीटर स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू एडल्ट डोज। आप बताएंगे कि ये 1.8 ही क्यों, क्या इतना ही जनरली सरफेस एरिया बंदे का होता है या फिर और होता है, ये क्यों 1.8 लिखा गया है, एडल्ट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू एडल्ट डोज। तो ये सारे फार्मूला एक बार क्विक रिवीजन थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था, इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था डिलिंग्स फार्मूला 4 से 20 साल के लिए, एज इन ईयर डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। यहाँ पर क्या था, एज इन मंथ डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। उसके बाद यंग्स फार्मूला आया था, तो यंग्स फार्मूला में क्या था, एज इन ईयर डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, इंटू एडल्ट डोज सब में है। ये सारा फार्मूला हमने लगा के कैलकुलेट किया था। उसके बाद कौन सा आया था, क्लार्क फार्मूला आया था। क्लार्क में 2 एसोसिएटेड था, एक तो पाउंड से एसोसिएटेड था, एक एवरेज वेट ऑफ केजी था। तो डोज में आपने देखो लिखा हुआ वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज, वेट इन केजी डिवाइडेड बाई 70 इंटू एडल्ट केज। और उसके बाद ये क्या है, सरफेस एरिया के बेस पर, तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई 1 इंटू एडल्ट डोज। रट्टा मारना है, ठीक है। 3-4 बार ऐसे पढ़ोगे ना, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखोगे, आपको सब कुछ पता हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक
छोटा और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था, जिसमें कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जीपैट में भी और फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है मेरी, नेक्स्ट क्लास में सही हो जाएगी। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान दीजिए। नमस्कार।